वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। मैं संदीप मौर्य आपका स्वागत करता हूं और आज की क्लास सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की है। इसमें हम साल 2023 में होने वाले पेपर 825 EZ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके बाद मैप पर करेंगे, मैप का प्रश्न। तो हमारे आने वाले अपडेट्स में अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑटो वन बिस्मार्क, इनका संबंध किस देश से था? तो दरअसल ये जर्मनी के पहले चांसलर थे। जर्मनी के पहले चांसलर थे, तो इनका संबंध जर्मनी से था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय कब हुई थी? ठीक, तो ये हारना शुरू हो गया था 1814 में ही, लेकिन ये पूरी तरह से वाटरलू की लड़ाई में इनका पतन हो गया था, मतलब पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इसको 1815 की बात है, ये 1815 में ये पूरी तरह से समाप्त हो गया था। ठीक। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो सूची के बारे में हर एक प्रश्न पत्र में इसके बारे में पूछा जाता है, तो इतना जाने रखिए कि इसमें पूछा गया है संघीय सूची का विषय। संघीय सूची माने केंद्र सरकार का विषय कौन सा है? तो व्यापार, कृषि, रक्षा और शिक्षा। इसमें संघ सूची का जो विषय है वो है रक्षा। बाकी व्यापार, कृषि और शिक्षा ये राज्य सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और व्यापार और कृषि राज्य सूची का विषय है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेटन वुड नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई थी? इसके बारे में मैंने इसके पहले वाली क्लास में भी बताया था कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसमें दो संस्थाओं का निर्माण किया गया था। एक थी वर्ल्ड बैंक और दूसरा IMF। वर्ल्ड बैंक माने विश्व बैंक और IMF मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है। तो इसका जो सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन या ब्रेटन वुड्स संस्था जो थी, ये अमेरिका में इसका सम्मेलन हुआ था 1944 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो इनका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था इसे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे कि इसका सही जवाब है 18 वर्ष। कि 18 वर्ष की जब आयु हो जाती है तो लोगों को मत देने का अधिकार हो जाता है। मत देने का अधिकार मतलब वोट डालने का अधिकार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी नागरिकों को समान रहने का अधिकार मिलता है और सभी की गरिमा को बढ़ावा मतलब हर आदमी को सम्मान मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा ए और बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दिसंबर 1885 में मुंबई में। दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई थी स्थापना और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज था, और इसके पहले अध्यक्ष तो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अध्यक्ष थे इसके पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी और संस्थापक थे A.O. ह्यूम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? अवशिष्ट शक्तियां वह शक्तियां होती हैं कि जैसे जब संविधान बनाया जा रहा था उस समय बहुत सारे विषय थे जिन पे ये था कि कौन सा इस पे किस विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसको मिलेगा, तो उसको सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। तो उसके अलावा भी जो विषय बच गए उनको डाल दिया गया अवशिष्ट सूची में, और इस पे हमेशा कानून बनाने का अधिकार जो है वो संघ को होता है। तो अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? संघ को प्राप्त हैं। मतलब ऐसे विषय जो ना तो राज्य सूची में है, ना ही संघ सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में है, तो ऐसे में
उन विषयों को अवशिष्ट सूची में डाला गया और उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है संघ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका जवाब सबको पता होगा, 26 जनवरी 1950। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? तो लाल मिट्टियां जो पाई जाती हैं वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक, बाकी पंजाब, उड़ीसा, गुजरात इन सब पे लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो गैर परंपरागत वो है जो अभी नवीन आए हैं, जिनका प्रयोग हम पहले से नहीं करते आ रहे हैं बल्कि अब करने लगे हैं या फ्यूचर में करेंगे। तो इसमें से कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल, ये तो परंपरागत स्रोत है, इनका उपयोग बहुत पहले से ही होता आ रहा है। ठीक, तो इसका सही जवाब है पवन ऊर्जा, ये है गैर परंपरागत स्रोत। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य ओडिशा, इसका सही जवाब है ओडिशा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज? तो धात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु प्राप्त हो, और अधात्विक वो होते हैं जिसमें अधातु मतलब धातु जिसमें न प्राप्त हो, या जो ऐसी वस्तुएं जो धातु ना हो वो अधात्विक हो जाएंगी। इसमें पूछा गया है कि कौन से खनिज धात्विक हैं? तो चूना, पत्थर, सल्फर और कोयला ये तीनों धात्विक नहीं है, बल्कि मैग्नीज ये धात्विक खनिज है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जो किसी जीव पर आधारित हो। तो जैव संसाधन इनमें से यही है मत्स्य उद्योग, बाकी लोहा, तांबा, चट्टानें ये जैव संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत भूमि कृषि भूमि पर होती है? मिजोरम, मणिपुर, केरल और पंजाब। तो इनमें सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत भूमि की बात की जाए तो वो पंजाब है जिसमें कृषि होती है। ठीक, वैसे अगर पूरे भारत में बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रतिशत भूमि पर जो कृषि होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन इन चारों राज्यों में सबसे ज्यादा प्रतिशत कृषि पंजाब में होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया था? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 ये नीति आई थी और वन के लिए। तो इसमें कहा गया था कि किसी भी देश में जो उस देश का क्षेत्रफल है उसका 33% वहां पे वन होना अनिवार्य है, ये कहती है राष्ट्रीय वन नीति 1952। ठीक, इसका सही जवाब ए है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर है? अगर इस समय की बात करें, उस समय तो जो भी रहा होगा 2023 में, लेकिन इस समय की अगर बात की जाए तो इस समय भी दो देश हैं ऐसे हैं जो भारत से बेहतर है, और भारत की स्थिति है मानव विकास सूचकांक में 132वां स्थान है भारत का, और उसमें से श्रीलंका और बांग्लादेश। श्रीलंका और बांग्लादेश इनकी स्थिति भारत से बेहतर है सूचकांक में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खनन, भवन निर्माण, बर्तन बनाना, सिलाई। तो इसमें से प्राथमिक उद्योग में ये आता है, प्राथमिक क्षेत्र में खनन आता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल प्राप्त होते हैं या प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है। ठीक, इसके अलावा जो ये बाकी चीजें दी गई ये द्वितीयक में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और बहुविकल्पीय का आखिरी क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 1986 में। तो इसमें 1986 का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसमें चारों ऑप्शन गलत ही हैं। आप इसको सही कर लीजिए, चाहे ये प्रिंट मिस प्रिंट में है चाहे जो है, लेकिन ये 1986 ही सही जवाब इसका है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में आया था। ठीक, अब इसमें हमने आज शामिल किया है जो मैप होते हैं ना, आखिरी में दे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, मैप वर्क, इसको हमने शामिल किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1,
वह स्थान जहां 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में हुआ था नागपुर में, और नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। तो अगर हमें इसको दिखाना हो तो हम आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन इसका जो था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो नागपुर में। अब नागपुर कहाँ पड़ेगा? अगर नागपुर की बात की जाए तो महाराष्ट्र में पड़ेगा, और महाराष्ट्र का एरिया कुछ ऐसे है, अरे कुछ ऐसे करके ये इधर पड़ेगा महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में यहाँ पड़ेगा नागपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, ऐसे जान लीजिए। उसके बाद उसमें दिखाते हैं, अमृतसर में हुआ था। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो ये तोड़ा था उन्होंने दांडी में, गुजरात में पड़ता है। इसमें अगला है, गुजरात का वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह की आंदोलन किया था। तो किसानों ने किया था वो जगह थी खेड़ा। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये हुआ था लाहौर में, जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। तत्कालीन पंजाब में था, अब इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, तो इन पांचों का आंसर हम एक साथ बताते हैं आपको। तो एक हमने बता दिया, बाकी देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये अमृतसर में हुआ था, और अमृतसर पड़ता है पंजाब में। पंजाब कुछ यहीं पे पड़ेगा, यहाँ पे है अमृतसर। ठीक, इसके अलावा दांडी, दांडी जो कि गुजरात में पड़ता है, और गुजरात में वो समुद्र के किनारे जाके नमक कानून तोड़े थे, कुछ इस तरह से। ठीक, यहाँ दांडी आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा खेड़ा, खेड़ा जो किसानों ने आंदोलन किया था, वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। इसके अलावा लाहौर, लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पे। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं। ये 5 क्वेश्चन हो गया। अब आगे के 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि यहाँ पे है। ये दिया गया है, निम्नलिखित चित्रों को मानचित्र में लिखिए, दर्शाइए। इसमें आपको दर्शाना है और नाम बताना है, मतलब उसका जो भी है लिखना है, आपको दर्शाना है। ठीक है, उत्तर भारत की एक नदी, तो उत्तर भारत में तो बहने वाली बहुत सी नदियां हैं, उस पर ये चिन्ह बना देना है नदी पे। ठीक, उत्तर भारत में तो बहुत सी नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और कई सारी नदियां हैं, जैसे इसमें राप्ती और गोमती नदी, बहुत सी नदियां हैं। तो इसमें आप सिंपल है, ना ज़्यादा जान पाइए तो आप गंगा या यमुना को दिखा दीजिए, जो कि यहाँ उत्तराखंड से निकलती है, इस तरह उत्तर प्रदेश में आती है, और फिर उत्तर प्रदेश से ऐसे बहते हुए बिहार में, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल से इसे पश्चिम बंगाल में घुसते हुए इधर चली जाती है। इसको आप दिखा सकते हैं गंगा नदी। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ताप विद्युत केंद्र चिन्ह के द्वारा दर्शाए। तो ताप विद्युत केंद्र भी बहुत हैं उत्तर इंडिया में, बहुत से ऐसे स्थान है जहां ताप विद्युत केंद्र है। जैसे उत्तर प्रदेश में ही देखा जाए तो कानपुर में है, टांडा में है, इसके अलावा और भी कई जगहों पे है। लेकिन आपको जो भी दिखाना है सिंपल सा एक दिखा दीजिए, विंध्याचल। विंध्याचल जो ताप विद्युत केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता, बल्कि सिंगरौली में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इसको ऐसा निशान बनाने को कहा गया है, यहीं पे मध्य प्रदेश पड़ेगा, यहीं पे दिखा दीजिए आप। ठीक, सिंगरौली जिला। ठीक, ये हो गया ताप विद्युत केंद्र। थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या रहेगा, भारत के पूर्वी तट पर एक समुद्री पत्तन बंदरगाह। समुद्री बंदरगाह वो होता है, मतलब कि हाँ, जो समुद्र के द्वारा समुद्र के तट पे बना हो। तो समुद्री तट पे, पूर्वी तट में कई सारे हैं। इसमें तमिलनाडु का चेन्नई होगा, यहाँ पे तूतीकोरिन हो जाएगा, यहीं पे विशाखापट्टनम है, और इसके अलावा यहाँ आंध्रा, अरे उड़ीसा वाले राज्य में भी है। ठीक, तो कई सारा है, आप दिखा सकते हैं। ये वाला स्थित चेन्नई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र चिन्ह से नाम से। चाय उत्पादन में 2 राज्य सबसे आगे हैं, एक तो असम और दूसरा पश्चिम बंगाल। और असम में आप यहाँ दिखा सकते हैं, वही पेड़ बना दीजिए यहाँ पे, ये असम का राज्य पड़ता है। ये पूरा यहाँ से ऐसे ऐसे ये असम राज्य है, तो यहाँ पे आप पेड़ बना के दिखा सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन,
पश्चिम बंगाल में भी आप चाहें तो दिखा सकते हैं, यहाँ पे पेड़ बना के, ये पश्चिम बंगाल का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो छत्तीसगढ़ आप लोग जानते होंगे कि ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश यहाँ है, छत्तीसगढ़ कुछ यहाँ ऐसे बनेगा, छत्तीसगढ़ कुछ ऐसे है लंबे से थोड़ा सा, तो यहाँ आप बीच में रायपुर दिखा सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है आज की पेपर। तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को बताएं।